साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आप देख रहे हैं मुमताज समाचार। साथियों, आज मैं बस्तर और तमाम जो आदिवासी क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें किस तरह की राजनीति हो रही है, कैसे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और इसके पीछे का क्या रहस्य है और वो जीतते कैसे हैं, इस पे बात करना चाहते हैं। तो सच बात ये है मित्रों कि ये जितने क्षेत्रों को मैं नाम गिना रहा हूँ, इसमें आप गरियाबंद क्षेत्र को भी शामिल कर लीजिए। जहाँ जहाँ आदिवासी इलाका है वहाँ का आप देखिए माहौल जो है, चुने आदिवासी ही जाते हैं क्योंकि आदिवासियों के लिए आरक्षित जगह है। मगर मामला चाहे हसदेव का हो, मामला चाहे बोधघाट परियोजना का हो, बड़ी बड़ी समस्याओं का हो, मगर ये जो आदिवासी नेता हैं जिनकी जवाबदारी बनती है जनता के साथ खड़े होने की, मगर ये खड़े नहीं होते। ये इसलिए खड़े नहीं होते कि इनको चुनने के पीछे इनका नाम जब तय होता है तो उन्हीं नेताओं का नाम तय होता है जो गैर आदिवासी जो तबका है चाहता है। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी जो चेहरे हैं, अधिकांश आदिवासी चेहरे जो आपके सामने मंत्री के रूप में हैं, विधायक के रूप में हैं, सांसद के रूप में हैं, जनपद सदस्य के रूप में हैं, अध्यक्ष के रूप में हैं, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष के बाद चाहे जनपद पंचायत के अध्यक्ष के बाद, ये तमाम जो नेता हैं, मैं फिर से बोलूँगा, इसमें से अधिकांश कुछ दबंग भी हैं जो अपनी ही बात सुनते हैं किसी दूसरे की, मगर ज़्यादातर राजनीति में कब्जा गैर आदिवासियों का ही है। नाम मात्र के लिए जो है आरक्षण के कारण मोहरे ढूंढे जाते हैं और उन मोहरे को ही टिकट दी जाती है। इसका परिणाम ही है कि समस्याएं इन क्षेत्रों में कम नहीं है। आप जानते हैं हसदेव को लेकर कितना बड़ा राजनीति चल रहा है। पूरा कई हजार हेक्टेयर का जंगल जो है, पहाड़, जंगल, नदी, सब कुछ अडानी को सौंपा जा चुका है और लंबे समय से वहाँ के आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनका साथ देने के लिए कोई भी नेता उपस्थित नहीं होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के ही आदिवासी नेता हो, चाहे वो विपक्ष के आदिवासी नेता हो। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, तब भी आदिवासियों के ऊपर दमन जारी था और इस बार फिर से भाजपा की सरकार आई है तो तब भी आदिवासियों का दमन जारी है। आदिवासियों के अधिकार जो है छीने जा रहे हैं। छठी अनुसूची का किसी भी प्रकार से पालन नहीं हो रहा है। हसदेव में जिस तरह से जंगल कटाई हो रहा है, लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं और अभी भी पेड़ काटे जा रहे हैं। वही बस्तर में तो बैला ढीला के पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा 13 नंबर पहाड़ बोला जाता है, उसको बिल्कुल इनलीगल तरीके से अडानी को सौंपने की पूरी तैयारी हो चुकी है या सौंपा जा चुका है। आगे चल के ये भी सूचना मिल रही है कि एनएमडीसी को ही पूरा का पूरा अडानी को सौंप दिया जाएगा। अगर ये सत्ता दोबारा बनी रहे तब तक शायद सौंप दिया जाएगा। उसके अलावा वो बोधघाट परियोजना बनाया जा रहा है बस्तर में, जिसमें जो है लगभग 20,000 से ज्यादा आदिवासी बेघर हो जाएंगे, विस्थापित होंगे और 50 से ज्यादा गांव डुबान के क्षेत्र में आ रहे हैं। मतलब वहाँ का कोई व्यक्ति नहीं बचेगा, वहाँ का खेत नहीं बचेगा, वहाँ का कुछ भी नहीं बचेगा। और ये प्रोजेक्ट पिछले 1980 से चला आ रहा है। अभी तक वो बना तो नहीं है, मगर अभी भी उसके ऊपर जो है कई लाख करोड़ खर्चा किए जा चुके हैं और अभी अभी केंद्र सरकार ने फिर तय किया है कि उसको फिर से पुनर्स्थापित बनाया जाए, शुरू किया जाए। उसके लिए भी लगभग 1.5 लाख करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। खुद प्रशासन स्वीकार करता है कि इस डैम के बनने से लगभग 13,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। ये आंकड़े कभी कभी बदलते भी रहते हैं, जनता को प्रभावित करने के लिए इसमें झूठ भी बताया जाता है, मगर मैं आपको बता दूँ, वहाँ तो मैं चप्पा चप्पा घूमा हूँ बस्तर में, तो वो जो जिस 13,000 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं और 1.5 लाख हेक्टेयर, सॉरी 1.5 लाख हेक्टेयर की जो बात कर रहे हैं, वहाँ केवल पहाड़ और जंगल, वहाँ कोई खेती नहीं होती। इसका मतलब है कि पूरी तरह से जंगल और पहाड़ डुबाने की तैयारी चल रही है और इसके विरोध में भी लगातार आंदोलन चल रहे हैं। वहाँ के युवाओं का, वहाँ के महिलाओं का, वहाँ के बुजुर्गों का, तमाम रहवासी आंदोलनरत हैं, मगर ये आंदोलनों में किसी भी बड़े नेता की भागीदारी नहीं होती है, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो। यही मामला जो है हसदेव को लेके है वहाँ। अब मैं बताऊं कि वास्तव में होता क्या है।
विधायक के लिए या सांसद के लिए जो नेता चुने जाते हैं उनका टिकट का उनको मिले या ना मिले इसका निर्धारण चूंकि प्रभावशाली जो गैर राजनीतिक गैर आदिवासी नेता हैं उनके हाथ में रहता है और वो लोग ऐसे नेता चुनते हैं जो कठपुतली के रूप में हैं। मगर यही कठपुतली जब बाद में अपना अस्तित्व को समझता है और समाज के प्रति चिंता करता है तो उसकी पूरी राजनीति खत्म कर देता है। मैं इसमें एक नाम लूंगा, कांग्रेस के बड़े नेता थे एक समय और ये भी चर्चा चलने लगी थी उस समय कि ये या पी ए संगमा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद जब उसने लोकल स्तर पे गैर राजनीतिक गैर आदिवासी जो नेता हैं जो तय करते हैं कि नेता रहेगा कि नहीं नेता, उनकी जब उसने उपेक्षा शुरू किया तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि अरे नेताओं को कांग्रेस ही छोड़नी पड़ी और उसके बाद वो एक तरह से विचित्रता के दौर में रहे, हताशा के दौर में रहे और उन्होंने कभी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया, कभी विद्याचंद्र शुक्ला ने एक पार्टी बनाया तो उसको ज्वाइन किया और आज फिर भाजपा में वापस लौट आए। मगर उनका राजनीतिक अस्तित्व, राजनीतिक कद जो पहले था वो अब नहीं रहा। इसके पीछे केवल और केवल एकमात्र कारण है कि उन्होंने प्रभावशाली जो गैर आदिवासी नेता हैं उनका उसमें उपेक्षा की या उनकी बात सुनना इनकार कर दिया। ऐसा ही एक मामले में आपको सोहन कुटाई के बारे में बताऊंगा। वो भाजपा से लगातार कई बार सांसद रहे। जब उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचना शुरू किया और फर्जी मुठभेड़ की बात उठाई, आदिवासियों के फर्जी मुठभेड़ की बात, तो पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया और धीरे धीरे इतनी हताशा में पहुंचे हुए पार्टी के उपेक्षा के कारण कि अंतिम दिनों में राजनीति से सन्यासी एक तरह से ले गया। इसमें और नाम है, ननकी राम कंवर को आप जानते हैं, वो गृह मंत्री तक रहे हैं इस प्रदेश के, मगर उनकी भी लगातार उपेक्षा हुई और आज स्थिति ये है कि वो खुद जो है आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं एक कलेक्टर को हटाने के नाम पर। तो ये जो हताशा है ये पैदा हुआ है उन प्रभावशाली तबके से जो आदिवासी नहीं है मगर किसी आदिवासी को विधायक बनाते हैं, किसी आदिवासी को सांसद बना सकते हैं। इसके अलावा भी कई नाम हैं। अब नंद कुमार साय को भी नहीं भूले होंगे। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और पहला शासन जब अजीत जोगी का काल था तो सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला नाम आता है नंद कुमार साय का। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि जब भाजपा का राज आएगा तो नंद कुमार साय को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, मगर उनकी लगातार उपेक्षा हुई। बाद में जो है एक बड़े आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। मगर वहां पहुंच के भी जब वो आदिवासियों के पक्ष में, जब उनको पता चला कि आदिवासियों के साथ सही में अन्याय हुआ है तो उसने बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें आदिवासियों के साथ अन्याय के आए थे तो उसमें उन्होंने जब ईमानदारी का फैसला किया तो उनको उस पद से हटा दिया गया। उस पर लगातार उनको राजनीतिक उपेक्षा की गई और राजनीतिक उपेक्षा के शिकार होकर वो भी जो है विचित्रता में, ये हताशा में कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। तो साथियों, बस्तर में अभी भी अवैध माइनिंग का उत्खनन हो रहा है और बैलाडीला बचेली से लेकर पूरे रायपुर सिलचर तक रोज जो है सैकड़ों की मात्रा में ट्रक गुजरते हैं, मगर उसके बाद भी जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है और इस बात का विरोध भी जो है कोई वहाँ के राजनेता नहीं कर रहे हैं। लगातार फर्जी मुठभेड़ भी जारी है, आदिवासियों के साथ तरह तरह का अन्याय भी जारी है। आदिवासी इलाकों की जमीन कब्जे की बात करें तो लगभग अधिकांश जमीन, आधा से ज्यादा जंगल सरकार जो है बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को बांट चुकी है। लगातार वहाँ पे नए नए खदान खुल रहे हैं और अभी राव घाट के नाम से भी शुरू किया गया है। ऐसा अपुष्ट सूत्रों से पता चल रहा है कि आगे चल के राव घाट को भी जो है अडानी को सौंपा जा सकता है। तो तमाम बस्तर में जो विकास की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं ये और रेल लाइन की बात कर रहे हैं, केवल वहाँ से माइनिंग निकालने के लिए ही कर रहे हैं। आदिवासियों की इच्छा अनुसार आदिवासियों से पूछे बिना, छठी अनुसूची का पालन किए बिना वहाँ पे लगातार जिस विकास की रचना रची जा रही है वो सीधा के सीधा आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात है और उससे आदिवासी परेशान है। मगर उसके बाद भी भाजपा और कांग्रेस दोनों में आदिवासी नेताओं की संख्या ज़्यादा है, विधायकों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी वे विधानसभा में ये मामला नहीं उठा पा रहे हैं, न ही ऐसे आंदोलन का नेतृत्व कर पा रहे हैं। बस्तर में
इस चुनाव के पहले बस्तर में 32 से ज़्यादा जगह मूल आदिवासी बचाओ मंच का आंदोलन चला, मूलवासी बचाओ मंच का। मगर इन सारे आंदोलनों को वर्तमान सरकार ने कुचल दिया, उनके सारे नेताओं को जेल भेज दिया गया। इसके अलावा आज की डेट में एक अविश्वसनीय आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 50,000 से ज़्यादा वारंट काबिल होना चाहिए। ये ऐसे लोगों का है जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बस उनकी गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं हो पा रही है कि बस्तर की जेलों में जगह नहीं, आगे चल के वो भी होना है। फिर भी जो है विधानसभा में आदिवासी विधायकों की ज़्यादा बहुमत होने के बाद, बड़ी संख्या होने के बाद भी, और कोई भी सरकार आदिवासी वोटों के बिना नहीं बन रही है, उसके बाद भी कोई नेता ऐसे मुद्दों को सामने लाने से घबरा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही लाएंगे तो उनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वैसे ही जैसे सोहन बुटे का हुआ, वैसे ही जैसे अरविंद नेताम को हुआ। धन्यवाद। आप देखते रहिएगा भूमकाल समाचार। इस तरह की खबरों के लिए मैं हमेशा आपके सामने आता रहूँगा।